नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। आज हम क्रेडिट क्रिएशन के क्रेडिट कंट्रोल, जो कि सेंट्रल बैंक का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उसी की आगे कंटिन्यूशन में कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैं उसके जो 3-4 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं उनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार हम यहाँ पर एक वापस से उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो क्रेडिट कंट्रोल है, सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल का, ये क्रेडिट कंट्रोल आप देखिएगा कि दो तरीके से किया जाता है। एक आपका क्वांटिटेटिव मेज़र और एक क्वालिटेटिव मेज़र। अपने पिछले वीडियो में क्वांटिटेटिव मेज़र के जो टूल्स मैंने डिस्कस किए वो थे बैंक रेट, एक आपका था उसके अंदर रेपो रेट, एक आपका था रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और एक था ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें दोस्तों जो ये तीन हैं, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट लोन की कॉस्ट से रिलेटेड है। दे आर रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ लोन। और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की परचेजिंग और सेलिंग से रिलेटेड है। अब आगे जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई, वो लोन की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है। यानी कि जो हमारे पहले के ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सेंट्रल बैंक या आरबीआई लोन की जो कॉस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट रेट, लोन की कॉस्ट क्या होती है? लोन की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा या चेंज करके लोन की क्वांटिटी को कम करता है। और जो आगे के अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें बैंक जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन है उसको चेंज करके सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को चेंज करते हैं। तो आइए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो बाकी के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं क्रेडिट कंट्रोल के और क्वांटिटेटिव मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जो आज के वीडियो में जो हम पहला मेजर या इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे वो है कैश रिज़र्व रेशियो। तो देखिए दोस्तों, कैश रिज़र्व रेशियो CRR ये क्या है? पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कैश रिज़र्व रेशियो का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। यानी कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपनी टोटल डिपॉजिट या टाइम लायबिलिटीज़ जो उनकी है उसका एक मिनिमम परसेंटेज कैश की फॉर्मेट में आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। उसको हम CRR यानी कि कैश रिज़र्व रेशियो कहते हैं। सपोज़ करिए, एग्जांपल के लिए हम मानते हैं कि कोई बैंक है, उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं, ये लायबिलिटीज़ सपोज़ करिए कि 200 करोड़ है और CRR जो आरबीआई डिसाइड करती है वो CRR 3% डिसाइड की है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कमर्शियल बैंक है, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि SBI एक कमर्शियल बैंक है। SBI कमर्शियल बैंक की जो 100 करोड़ की टाइम लायबिलिटीज़ हैं या उसके जो डिपॉजिट्स हैं, वो उसका 3% कहाँ रखेगा? यानी कि 3% हो गया 3 करोड़। ये 3 करोड़ वो कहाँ रखेगा? वो आरबीआई के अंदर इन 3 करोड़ को रखेगा। रिमेनिंग इसके पास कितना बचेगा? इसके पास बचेगा 97 करोड़। यानी कि अब ये जो बैंक लोन दे सकता है वो केवल 97 करोड़ ही दे सकता है, क्योंकि 3 करोड़ इसको हमेशा आरबीआई के पास कैश की फॉर्मेट में रखना होगा। अब आरबीआई इसी 3 करोड़ को, ये जो 3% है या ये जो CRR है, इसी 3% या CRR को हम यहाँ एग्जांपल में 3% ले रहे हैं, इसी CRR को यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को कम ज़्यादा करके चेंज करके वो लोन की जो अवेलेबिलिटी है उसको बदल देता है,
और मनी सप्लाई को उस हिसाब से वो चेंज करता है। अब आप यहाँ पर हम अगर एग्जांपल से समझें तो देखिए, मान लीजिए कि जो CRR है, हम अपने एग्जांपल में समझने के लिए 3% लेके चलते हैं और इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाता है, या 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन हो जाता है, यानी कि डेफिसिट डिमांड होती है, डिमांड कम है। मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड क्या है, डिमांड कम है, ये हम मान करके चल रहे हैं। अब अगर डिमांड कम है तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए, अगर डिमांड कम है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई या सेंट्रल बैंक ये चाहेगा कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाए। द मनी सप्लाई शुड राइज इन सच सिचुएशन। सो टू इंक्रीज दिस मनी सप्लाई, व्हाट द आरबीआई विल डू विद द CRR, तो उस केस में आरबीआई इस CRR को क्या कर देगा, कम कर देगा। और ये 3% की जो CRR है, सपोज करिए कि इसको कम करके वो 2% बना देता है। और इस एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि एक बैंक है PNB, जो कि कमर्शियल बैंक है, और इसकी जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ की है, और उसका 3% पहले ये आरबीआई के पास रख रहा था, यानी कि 3 करोड़ ही रख रहा था। और अब क्योंकि CRR को कम कर दिया, तो CRR को कम करके हमने इसको कर दिया 2%। तो पहले जो PNB है, PNB के पास कितने रुपए बचे, 97 करोड़ बच रहे थे, जिसको कि वो लोन दे सकता था। अब क्योंकि CRR को हमने कम कर दिया तो वो 2 करोड़ रुपए PNB के पास बचे हैं, जिनको 2 करोड़ वो आरबीआई में जमा करेगा, और 98 करोड़ उसके पास बचते हैं जो वो लोन दे सकता है। दैट मीन्स कि 1 करोड़ रुपए PNB के पास एक्स्ट्रा बचता है, जिसको कि वो लोन दे सकता है। पहले वो 97 करोड़ लोन दे सकता था, और अब वो 98 करोड़ लोन दे सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि PNB के पास, जो कि एक कमर्शियल बैंक है, जो लोन लायबिलिटी है, लोन की जो अवेलेबिलिटी है, ये लोन की जो अवेलेबिलिटी है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले 97 थी और अब ये बढ़ कर के हो गई 98। इस तरीके से आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने लोन की मनी सप्लाई को जो है इकोनॉमी के अंदर वो बढ़ा सकता है। इसके अपोजिट अगर हम लें कि मान लीजिए सपोज करिए कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड होने के केस में इस CRR को आरबीआई बढ़ा देगा, और बढ़ा करके सपोज करिए कि इसको वो 5% कर देता है। अब अगर आरबीआई इस CRR को 5% करता है, तो अब PNB को, जो कि कमर्शियल बैंक है, पहले 3 करोड़ रुपए आरबीआई में रखने पड़ रहे थे, अब उसको 5 करोड़ रुपए आरबीआई में रखने होंगे। तो इस 5 करोड़ आरबीआई में रखने के बाद जो उसके पास अमाउंट बचेगा लोन देने के लिए, वो अमाउंट बचेगा केवल 95 करोड़। पहले ये अमाउंट कितना था, 97 था, लेकिन अब ये कितना बच गया, 95। दैट मीन्स कि कमर्शियल बैंक की जो लोन अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई, और जब लोन अवेलेबिलिटी कम होगी तो लोन की क्वांटिटी या मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से CRR के थ्रू आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को या लोन की या क्रेडिट की जो क्वांटिटी है उसको चेंज करता है। तो ये मैंने इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से या मैथमेटिकल तरीके से इसको समझाया है। अब हम इसको एक बार वापस से यहाँ पर रीड कर लेते हैं। देखिए कि कैश रिजर्व रेशो मतलब हो गया मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड, जो भी आपको मैंने बता दी। इसके बाद अगर हम इसकी स्टडी करें या इसके बारे में पढ़ें तो ये क्या लिखा है कि रिजर्व बैंक इंक्रीज CRR ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन द CRR रिड्यूसेस द रिजर्व ऑफ बैंक्स। अगर इन्फ्लेशन होगा तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, इस CRR को कम कर देगा। अब अगर CRR कम हो गई ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन द CRR को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज CRR करने के बाद जो रिड्यूस द रिजर्व ऑफ बैंक्स, इससे क्या होगा कि बैंकों के जो रिजर्व है जिन्हें वो लोन दे सकते हैं वो कम हो जाएंगे। नाउ बैंक्स हैव लेस मनी टू गिव लोन एंड मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, अगर डिफ्लेशन है तो सेंट्रल बैंक डिक्रीज द CRR, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस CRR को कम कर देगा। CRR कम होने से ये होगा कि इट इंक्रीजेज द रिजर्व ऑफ बैंक्स, जो कम CRR कम होगी उससे बैंक्स के यानी कि कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं ये बढ़ेंगे।
नाउ बैंक्स हैव मोर मनी टू गिव लोन्स एंड मनी सप्लाई इंक्रीज। अब क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए और इस तरीके से मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको ये CRR का पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगर CRR का पॉइंट समझ में आ गया तो SLR का पॉइंट भी बिल्कुल CRR के जैसे ही है। तो देख लेते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR क्या है। SLR it refers to minimum percentage of net demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain within themselves। देखिए CRR और SLR में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि CRR में बैंक एक मिनिमम परसेंटेज जो कैश की फॉर्मेट में है वो सेंट्रल बैंक में रखते हैं और SLR में ये जो मिनिमम परसेंटेज है कैश की फॉर्म में वो खुद ही अपने पास रखते हैं, यानी कि बैंक खुद के पास, वो कमर्शियल बैंक अपने पास एज अ कैश वो पैसा रखते हैं। इसको भी हम एग्जांपल से समझ लें कि मान लीजिए कि किसी कमर्शियल बैंक के पास 100 करोड़ की नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है और हम 1 मिनट के मानते हैं कि 15% SLR है, तो अब इस बैंक को एट अ टाइम 15 करोड़ हमेशा कैश के फॉर्मेट में अपने पास रखने होंगे और बाकी जो 85 करोड़ है ये 85 करोड़ वो लोन दे सकता है। तो ये हमारा SLR हुआ और इसका जो फंक्शन है वो भी बिल्कुल CRR के जैसे ही होगा, यानी कि जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो CRR के तरह ही होगा। दैट मीन्स कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो RBI इस SLR को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि SLR इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड और एन इंक्रीज इन द SLR रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ बैंक। जैसे ही हम SLR को बढ़ाएंगे तो जो बैंकों के रिज़र्व हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि सपोज़ करें कि अभी हम इसी एग्जांपल में 15% SLR लेकर के चल रहे थे और इस SLR को बढ़ा करके अगर हमने 20% कर दिया तो पहले बैंकों को अपने पास 15 करोड़ कैश रखना था, अब बैंक अपने पास कितना करोड़ कैश रखेंगे, 20 करोड़। पहले वो 85 करोड़ लोन दे सकते थे और अब वो कितना लोन दे सकते हैं, 80 करोड़। इस तरीके से बैंकों के लोन देने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी। नाउ बैंक्स हैव लेस मनी टू गिव लोन एंड मनी सप्लाई इन डिक्रीजेस। तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ SLR का। अगर इसका हम रिवर्स करें कि अगर डिफ्लेशन है यानी कि डेफिसिट डिमांड है, तो डेफिसिट डिमांड के केस में सिंपल सी बात है कि RBI SLR को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जब SLR डेफिसिट डिमांड के केस में RBI SLR को कम कर देगा। अगर हम अपने एग्जांपल में लेते हैं कि 15 करोड़ था, उसको घटा के कितना कर देगा, 10 करोड़। तो अब कमर्शियल बैंक्स को अपने पास 10 करोड़ कैश रखने पड़ेंगे और 90 करोड़ उनके पास क्या बच जाएगा, लोन देने के लिए बच जाएगा, जो कि पहले कितना था, 85। इस तरीके से आप देख सकते हो कि 5 करोड़ रुपया कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए बढ़ गया और ये मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ा देगा। तो इस तरीके से SLR फंक्शन करता है, SLR वर्क करता है, जिससे कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करता है। अब एक जो इसमें हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट बचता है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन और इसी को हम ओपन मार्केट सिस्टम भी कहते हैं। ओपन मार्केट सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में या कमर्शियल बैंक्स को बेचता है और ख़रीदता है। इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। अब अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक तरीके से गवर्नमेंट का लोन लेने का तरीका है जनता से। अब अगर मान लीजिए कि RBI चाहता है कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े तो या घटे, तो उस स्थिति से उस कंडीशन में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा या बेचेगा। बाय सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द मनी सप्लाई। अब अगर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है तो इकोनॉमी से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक और पब्लिक RBI से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगी और जब वो RBI से खरीदेगी तो RBI को वो पैसा देगी, जिससे कि मनी सप्लाई इकोनॉमी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ये चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी, बाय करेगी और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक खरीदेगा तो
कमर्शियल बैंक्स को या पब्लिक को वो पैसा देगा, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कुछ टूल्स हैं जिससे कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है या घटाता है। एक बार फिर से हम सबका एक बार यहाँ पर रिवीजन करते हैं नाम के साथ कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि क्रेडिट कंट्रोल होता है। एक रहा आपका बैंक रेट, उसके बाद एक हमने इसके अंदर जो देखा दैट इज़ अभी हमने पढ़ा तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। फिर आ जाता है आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद एक है SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फिर है रेपो रेट, उसके बाद आ जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। एंड ये सारे मेजर्स जो है कुल मिला के 6 मेजर हैं जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। अब सेंट्रल बैंक एक और मेज़र अडॉप्ट करता है जो कि होता है क्वालिटेटिव मेज़र। क्वालिटेटिव मेज़र में जो इम्पोर्टेंट मेज़र हैं, द फर्स्ट इज़ मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों, कि मार्जिन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई पर्सन बैंक से लोन लेने गया, हाउस लोन बैंक से वो लेता है। अब अगर ये हाउस लोन लेता है तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको ऐसे ही लोन नहीं देगा। बैंक इस हाउस लोन के लिए उस पर्सन से किसी तरह का कोई सिक्योरिटी या डिपॉजिट जो है गारंटी के तौर पर सिक्योरिटी लेगा, और ये सिक्योरिटी उसका हाउस ही होगा। सपोज़ करिए उसका हाउस वो एक सिक्योरिटी के तौर पर लेता है, और इस हाउस की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 30 लाख है। अब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट RBI ने 20% या बैंक 20% डिसाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% कम करके RBI इसको लोन देगा। अब 30 का 20% यानी कि 6 लाख जो है वो बैंक अपने पास रख लेगा एज अ गारंटी, और 24 तक का ही लोन, लाख का ही लोन RBI देगा। कमर्शियल बैंक केवल 24 लाख का लोन ही इस पर्सन को हाउस लोन देगा। इसको दोबारा एक बार समझ लीजिए कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है जिसे हम बात कर रहे हैं, मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये एक डिफरेंस होता है लोन का और जो मार्केट वैल्यू ऑफ जो सिक्योरिटी जो ऑफ़र की जाती है उसका डिफरेंस होता है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि एक पर्सन 30 लाख का हाउस लोन लेता है और उसके हाउस की वैल्यू 30 लाख है, तो बैंक उसको 30 लाख लोन नहीं देगा, पूरे का पूरा लोन बैंक 30 लाख के फॉर्म में नहीं देगा। अगर मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो उस 20% के हिसाब से बैंक 6 लाख कम करके यानी कि 24 लाख ही लोन उसको देगा। हालांकि उसकी सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू 30 लाख है और बैंक उसको लोन कितने का दे रहा है, 24 लाख का, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ 20% जो कि 6 लाख बनता है, वो एक मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट के तौर पर बैंक उसको कम कर देता है। इसी को हम कहते हैं मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसको चेंज करके भी लोन की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% होता है। 10% होने की कंडीशन में बैंक कितना लोन दे सकता है, 90%, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है उसकी प्रॉपर्टी की, अब बैंक उसका 90% लोन दे सकता है। पहले बैंक उसको 24 लाख लोन दे सकता था, अब अगर ये 10% है यानी कि 90% लोन दे सकता है तो उसको 27 लाख वो लोन दे सकता है। इस तरीके से हम लोन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करके। अब अगर ये मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए और बढ़ा करके सपोज़ करिए कि यहाँ पर 30% कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक रिमेनिंग 70% ही उस प्रॉपर्टी पर लोन दे सकता है। अब बैंक कितना लोन देगा, अब बैंक जो लोन देगा वो 21 लाख देगा। पहले ये दे रहा था 24 लाख, अब ये देगा 21 लाख। इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट काम करता है। तो हम इसको एक बार वापस से समझ लेते हैं कि इफ़ द मार्जिन इज़ 20% देन कमर्शियल बैंक आर अलाउड टू गिव अ लोन ओनली अप टू 80% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द सेम कमोडिटी। और इसको भी मैंने नीचे एग्जांपल में इसको समझा दिया कि इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम ज़्यादा करके हम लोन की क्वांटिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये जो टूल है वो क्वालिटेटिव मेज़र का है, क्वांटिटेटिव मेज़र का नहीं है।
एक और है वो आता है मॉरल सोशन। मॉरल सोशन क्या है कि दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू अलाउ द पॉलिसी एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सेंट्रल बैंक। टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को कई तरह के इंस्ट्रक्शन देता है ताकि लोन की क्वांटिटी जो है और मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बैलेंस बनी रहे। एक इंस्ट्रूमेंट है आपका सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसको राशनिंग ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल द आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट ऑफ फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर। यहाँ पर आरबीआई या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को ये डायरेक्शन देता है कि उन्हें किस किस सेक्टर में कितना कितना लोन देना है, और यहाँ पर वो क्रेडिट की राशनिंग भी कर सकता है। राशनिंग मीन्स कि वो डिसाइड कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स को कितना लोन देना है, यानी कि एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा उससे ज़्यादा लोन कमर्शियल बैंक नहीं दे सकते। इस तरीके से ये सारे मेजर्स जो हैं वो क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हैं। तो एक बार फिर से हम क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं। ये तीन ही मेजर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। एक है मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है मॉरल सोशन और तीसरा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो दोस्तों इस तरीके से ये 6 और प्लस 3 9 इंस्ट्रूमेंट है, 9 टूल हैं जो आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल्स के टूल हैं और इनके थ्रू आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ये सारे जो मेज़र जिस पॉलिसी में हम स्टडी करते हैं उस पॉलिसी को ही हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। जो आरबीआई क्वार्टरली ये मॉनेटरी पॉलिसी अपने रिलीज़ करता है जिसमें वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इन सब को चेंज करता है या चेंज नहीं भी करता है, ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। और आपने कई बार इसको सुना भी होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट घटा दी या बढ़ा दी, बैंकों के लोन सस्ते हो गए या महंगे हो गए, वो सब चीज़ें इसी मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड की जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।